क्वेश्चन सॉल्व कर ले पहले। यस सर। अब इसमें ना देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना। कुछ तो देखो डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे ये एक्सप्लेन ईच ऑफ द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसीसी कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। तो इसका जवाब तो सीधा आपको देना है, इसमें ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में आपको पता है फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है। ये तो जवाब दे सकते हो आप, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं कराना है, मतलब ये दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो ये थोड़े से सीखने पड़ेंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी विलिंग, if willing and able accept Trucker's company as new audit client for each thread, recommend how the thread can be managed। तो ये है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा केस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये क्या पूछ रहे हैं। अब जैसे इन्होंने, अब जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले ये करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के ये जो कंपनी है, अगर ये कंपनी एक्सेप्ट करती है ऑडिट तो उसको लेकर के क्या थ्रेड है, और हर एक थ्रेड के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई कैसे थ्रेड को मैनेज किया जा सकता है। तो चैप्टर अपन ने पढ़ा है ये सोनू, है ना। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने हिंट ये दे दिया, प्रिपेयर योर आंसर यूजिंग अ टू कॉलम हेडेड एथिकल थ्रेड। तो जब आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो करना क्या है, आपको आपको अपने शीट पर इस तरीके का एक कॉलम बनाना है। ठीक है ना, उसको दो पार्ट्स में बांटना है। पहली चीज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी। तो यहां तो आप आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेड, ठीक है, और फॉर ईच थ्रेड रिकमेंड हाउ द थ्रेड कैन बी मैनेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप सजेस्ट करेंगे सेफ गार्ड्स। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यस सर। तो अब इसको केस को हम पढ़ते हैं, इसमें है क्या क्या, है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें तीन ही थ्रेड हो सकता है कि इसमें एक तीन से ज्यादा थ्रेड दे रखे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहे हैं केस हम लोग पढ़ेंगे ना। अभी अपने को पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमको थ्रेट आइडेंटिफाई करना है, और जब हमको थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके पॉसिबल सेफगार्ड बताने हैं। यू आर दी मैनेजर इन दी ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ विलिंग एंड एबल। अब आप क्या हो भाई, आप यहाँ पे इस ऑडिट डिपार्टमेंट में मैनेजर हो, जो भी ये कंपनी है, ऑडिट फर्म है। अब एक पोटेंशियल न्यू क्लाइंट है ना, मतलब अभी ये आपके पास आए हैं, अब आपको इनका काम करना है या नहीं करना है वो देखना है हमको। ट्रकर्स कंपनी इनका नाम है, ठीक है, क्लाइंट है ये। A haulage company has approached your firm to perform the external audit in addition to some other non-audit services for the year ending 30 September so and so। तो पहली चीज उन्होंने यहाँ पे क्या बोली कि ये आपसे क्या कह रहे हैं कि आप एक्सटर्नल ऑडिट करो इन एडिशन टू सम नॉन ऑडिट सर्विसेज। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई आप नॉन ऑडिट सर्विसेज के साथ साथ एक्सटर्नल ऑडिट भी करो। ये दोनों काम मांग रहे हैं हम लोगों से, यस और नो। यस। नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करना थ्रेट है या नहीं है, इट इज अ थ्रेट। तो ये फर्स्ट थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया हमको यहाँ पे, यस और नो। यस सर। अगर हम इनको नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये थ्रेट है ना। योर ऑडिट फर्म वाज रिकमेंडेड टू ट्रकर्स कंपनी बाय एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, है ना, ओएनपी शिपिंग कंपनी हु इज ऑल्सो अ मेजर कस्टमर टू ट्रकर। अब ये देखो, आपका रिकमेंडेशन किसने दिया है, आपका रिकमेंडेशन आप ही के क्लाइंट ने दिया है। ठीक है, हमारे ही एक क्लाइंट ने दिया है जो कि एक शिपिंग कंपनी है, और जो कंपनी ट्रगर्स कंपनी की भी मेजर कस्टमर है। मतलब आपका एक क्लाइंट है बेटा, ठीक है। वो क्लाइंट कहाँ गया, उस क्लाइंट ने मेरा रिकमेंडेशन दिया है किसको, ये जो नया क्लाइंट है ना, ट्रकर्स कंपनी, इनको मेरा रिकमेंडेशन इन्होंने ही दिया है। लेकिन बात ये कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी है। ओएनपी शिपिंग कंपनी हु इज ऑल्सो मेजर कस्टमर, ये जो क्लाइंट है ये इस कंपनी का क्या है, कस्टमर भी है। तो क्या ये भी कोई थ्रेट है क्या, ये भी कोई थ्रेट हो सकता है। यस। किस तरह का थ्रेट हो सकता है ये।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना इससे, है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, एक ये फर्स्ट चीज हो गई, ये सेकंड चीज हो गई, और क्या है, यू हैव बीन चूजन टू लीड द मैनेजमेंट एज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग कॉलेज कंपनीज एज यू ऑल्सो मैनेज द ऑडिट ऑफ ओएनटी। अब आपको चूज किया गया है यहाँ पर, मतलब ये पूरा एक ही है, यहाँ तक कुछ अलग नहीं है ना। While arranging the initial meeting with the directors of so and so company, you discover that you studied accountancy with the finance director. अब यहाँ पे जब हमारी मीटिंग हुई तो हमें पता चला कि भाई हम हमारे क्लाइंट के डायरेक्टर के साथ पढ़ाई कर चुके हैं, फाइनेंस डायरेक्टर के साथ। ठीक है, थ्रेड क्रिएट हो रहा है, कौन सा थ्रेड क्रिएट हो रहा है यहाँ से, बताओ। अगर आप अपने क्लाइंट के डायरेक्टर की, क्लाइंट की कंपनी के डायरेक्टर के साथ पढ़े हुए हो तो बेटा कौन सा थ्रेड क्रिएट होता है, जान पहचान वाला। यस सर। इट इज फैमिलियरिटी थ्रेड क्रिएट हो गया है यहाँ पे। Truckers company has not made a profit for the last 2 years. The director explained that this is largely due to the escalating loss in the industry, including the fuel price. They are confident they have now controlled their costs for the current year. They have also approached to tender for a large profitable contract which would improve the company's financial profile. They would like you to assist them for the preparation of this tender and present them. अब अगर आप ये काम करोगे जो इन्होंने यहाँ पे बोला है तो इससे क्या होगा, थ्रेड। इससे कोई थ्रेट क्रिएट होगा क्या, यस। कौन सा थ्रेट क्रिएट होगा। They would like you to assist them with the preparation of this tender and present them on the day. कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, ये तो आपने एक तरीके से कंसल्टेंसी दिया है इनको, यस। है ना। क्या किस तरह का काम है ये यहाँ पे इनके लिए, मतलब कंसल्टेंसी तो दी है क्या, मतलब आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप उनका टेंडर प्रिपेयर करोगे और उसको प्रेजेंट करोगे, है ना बेसिकली। तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कहीं। यस सर। तो जब आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो किस तरह का थ्रेट क्रिएट होता है, एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट होता है ना बेटा। तो यहाँ से एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट हो गया इस स्टेटमेंट से, ठीक है, समझ में आया। यस सर। The prior financial statements are being audited by the another auditor firm. These finance director, they finally tell you that the current auditor have identified material, but the board of directors refusing to make these adjustments. If adjusted, it would turn the break-even position into a loss. ठीक है, उसके अलावा the current auditors have replied to your professional clearance letter and informed that they still owed fees relating to the prior year. You calculate that the potential fees from trucker company would amount to approximately 14%. अब 14% आपकी टोटल इनकम का पार्ट होने वाली है, क्या ये भी प्रॉब्लम है कि इतनी ज्यादा फीस हम सिर्फ एक ही क्लाइंट पे होंगे, इससे भी कोई थ्रेट क्रिएट होता है, हाँ या ना, यस सर। होता है ना। इससे हमारा कौन सा थ्रेट क्रिएट हो रहा है, सेल्फ। फी डिपेंडेंट हो रहे हैं हम यहाँ पे। फी डिपेंडेंट किस तरीके का थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, और क्या आएगा सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे इंटिमिडेशन, डर है आपको ये क्लाइंट आपका चल जाएगा। ठीक है, ये सारे थ्रेट क्रिएट होते हैं, ठीक है। यस। अब ये तो हमने इतने सारे थ्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब इनके सेफगार्ड्स क्या है पॉसिबल। जैसे फर्स्ट थ्रेड हमने क्या किया था यहाँ पे, हाँ तीन तीन ही, मतलब कोई भी थ्री ट्रेंड जो भी आप बताना चाहो, जैसे कि उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि फर्स्ट की सर हमारे को जो फर्स्ट थ्रेड क्रिएट हो रहा है इट इज अ, ये फी डिपेंडेंसी है। कैसी, क्या है ये फी डिपेंडेंसी है, ठीक है। और आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई क्योंकि टोटल फीस जो है वो टोटल फीस हमारी 14% से ज्यादा होने जानी जा रही है। ठीक है, तो इससे हम लोग फीस में डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इससे कैसा थ्रेड क्रिएट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा। इट विल गोइंग टू क्रिएट द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके यस। से बेटा एक्सप्लेन करना है ना। आपको ये एक मार्क आपको तब पूरा मिलेगा जब आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई ये फी डिपेंडेंसी होगी हम लोगों की, टोटल फीस 14% या सेल्फ इंटरेस्ट रेट क्रिएट होगा,
और हमें डर लगेगा कि कहीं हमें इंटिमिडेशन होगा कि भाई एक जो है वो क्लाइंट हमें छोड़ के तो नहीं चल जाएगा। तो अब आपको बताने की अच्छा हम क्या करें, पॉसिबल सेफगार्ड्स क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉसिबल सेफगार्ड हम लोगों ने पढ़े कि भाई क्लाइंट बेस को बढ़ाना, क्लाइंट बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम और कुछ क्लाइंट लेकर के आ पाते हैं तो ये अच्छी बात है, हमारी फी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये सिर्फ 14% ही है, तो हम एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करेंगे जो हमारी ऑडिट को बाद में क्या करेगा, रिव्यू करेगा। आगे समझ में, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यस। ठीक है, तो मैंने एक ये करके बता दिया है, बाकी आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लेन द मैटर अदर देन द एथिकल थ्रेट दैट शुड बी कंसीडर्ड। अब बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर चैप्टर में पढ़ के हैं, भाई सिर्फ एथिकल थ्रेट ही कंसीडर करते हैं, और भी चीजें कंसीडर करते हैं हम लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। तो हमने ऊपर चार्ट पढ़ा था, हमको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी चाहिए, हमको फंडामेंटल वो देखना चाहिए कि भाई है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है नहीं है, क्या हम कंपिटेंट हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं है, तो ये सब चीजें ऊपर अपन ने पढ़ी हैं। तो सिर्फ एथिकल थ्रेड हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, और भी जो भी चीजें हमें बताई गई है इस चैप्टर में, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना आंसर यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया यहाँ तक। यस सर। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए ना, क्वेश्चन ऊपर का बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। जो दिया पूछा गया, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल। इसका जवाब तुम ऊपर केस पढ़े बिना भी दे सकते हो, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यूटी। कौन सा फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, इंडिपेंडेंट। कौन सा नहीं है। इंटीग्रिटी है फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंस है, नो ऑब्जेक्टिविटी है, सर। यस सर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कौन सा नहीं है। बी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल नहीं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बट फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, आया समझ में। यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है बट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेन, अब इंटीग्रिटी को कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी भी हो सकते हैं एक्सप्लेन कर रहे हो, बट सबसे अच्छा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। क्या इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि मेंबर्स को डिलीजेंटली एक्ट करना चाहिए इन एप्लीकल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या इसका मतलब मैम ये है कि मेंबर्स को प्रोफेशन की बेइज्जती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराना चाहिए, नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि मेंबर को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं लेनी चाहिए, या फिर इसका मतलब ये है कि मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल। ठीक है, देखो बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं है ना, अब बचा हमारे बीच में कौन सा, ए और डी ऑप्शन। ठीक है, अब ए और डी में से बताओ क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी को लेकर के होती है बात, यस और नो। यस सर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर। a member was found guilty of ethical misconduct by failing to respond to the professional clearance request from another auditor firm. This is breach of which fundamental principle। एक मेंबर है, वो एथिकल मिसकंडक्ट के मैटर में गिल्टी फाउंड हुआ है क्योंकि उसने प्रोफेशनल क्लियरेंस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया दूसरी ऑडिट फर्म से। ये हमारे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल का ब्रीच है, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इंटीग्रिटी का क्या लेना देना है यहाँ से, कुछ नहीं है। नो इंडिपेंडेंस का सर। कुछ नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यूटी। आप क्या बोलोगे इसको, आपको अगर कोई दूसरा ऑर्डर भेजता है कि भाई मेरे को प्रोफेशनल क्लियरेंस में रिक्वेस्ट चाहिए और आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो ये आपका बिहेवियर का इश्यू है ना, ये तो सिंपल सी बात है। यस सर। हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का कोई लेना देना नहीं, वो क्लाइंट के साथ होता है। Which of the following statement best describe the conceptual framework approach to ethics। क्या है एथिक्स यहाँ पे, सेट ऑफ रूल्स जिनको कि सभी परिस्थितियों में फॉलो किया जाना चाहिए, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स के हिसाब से अप्लाई करता है, या फिर कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो किसी कंपनी लॉ के अंदर दिया गया है, या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन से अप्लाई करता है, क्या है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स।
सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है कौन सा वाला, बी वाले डी वाले? बी वाला। बी वाला, जो अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे अप्लाई करता है, अपने डिस्क्रिएशन पे नहीं, अपने प्रोफेशन, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करेगा, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के साथ। वाई डू ऑडिटर नीड्स टू, आपका इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? To ensure users of the auditor report can place reliance on it and have faith it is not biased, इसलिए कि भाई ऑडिटर जो यूजर्स हैं वो ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर विश्वास कर सकें, और ये इस बात को उनको विश्वास हो कि वो आप बाइस नहीं हो। ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, लॉ या फिर लॉ रिक्वायर्ड करता है, इसलिए किस लिए? ऑफ कोर्स सी बात है, सिंपल सा आंसर है इसका तो। ए। ए बी सी या डी, कौन सा? डी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए। क्वालिटी की बात कहीं पे नहीं है। अब ए और बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये देने की मेरे इंडिपेंडेंट होने से क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यस सर। विच इज द ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट नहीं है? इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, मतलब तीन थ्रेट है, एक थ्रेट नहीं है, कौन सा थ्रेट नहीं है इसमें? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस थ्रेट नहीं है ना वासी। Which ethical threat would be created if audit manager attend a social event where the client will outline a new right issue to the shareholders? कौन सा एथिकल थ्रेट क्रिएट होगा अगर ऑडिट मैनेजर ऐसे सोशल इवेंट को अटेंड करता है जहां पर क्लाइंट जो है आउटलाइन कर रहा है, मतलब बता रहा है कि वो एक नया राइट इश्यू शेयर होल्डर्स के लिए लेकर के आने वाला है? किस तरह का थ्रेट क्रिएट हो रहा है? एडवोकेसी। एडवोकेसी कैसे हो रहा है? आपने अटेंड किया है, एक इवेंट हो रहा है, आप वहां पे गए और आपने वो इवेंट अटेंड किया, वहां पे आपका क्लाइंट ये बता रहा है कि भाई हम लोग अपने शेयर होल्डर्स के लिए नया राइट इशू लेकर के आने। राइट इशू मतलब पता है क्या होता है? यस सर। जो आप अपने एम्प्लॉय, जो आपने ऑलरेडी, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं जिनको जब आप फर्दर शेयर ऑफर करते हो, इट इज कॉल्ड एज राइट इशू। तो इसके किस तरह का थ्रेट क्रिएट हो रहा है? एडवोकेसी थ्रेट, आपने वहां पे रिप्रेजेंट थोड़ा किया है उसको, है ना? तो एडवोकेसी तो नहीं हो सकता, तो बी तो हटा देते हैं। अब ए सी और डी बताया, अब बताओ। आपने कोई काम नहीं किया, वहां पर सेल्फ रिव्यू किया, अगर आप कोई काम करते तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आ जाता। अब बचा फैमिलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। एक सेकंड। वेयर द क्लाइंट विल आउटलाइन अ न्यू राइट इशू टू शेयरहोल्डर्स, है ना? तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कैसा एथिकल थ्रेट क्रिएट होता है जहां पे ऑडिट मैनेजर अटेंड करता है एक सोशल इवेंट जहां पे क्लाइंट आउटलाइन करने जा रहा है, जहां पे एक नया राइट इशू होने वाला है, ठीक है। हाँ, इसका एडवोकेसी होना चाहिए, सही है, सही है। क्यों होना चाहिए, लेकिन वो रीजन तुमने नहीं दिया ना, क्यों होना चाहिए एडवोकेसी? कंपनी के शेयर, कंपनी को प्रमोट कर रहा है वो अपनी क्लाइंट। वो कर नहीं रहा है, लेकिन उसका होना, उसकी प्रेजेंस वहां पे शेयर होल्डर्स को ये फील करा सकती है कि हाँ भाई आप उसके उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एडवोकेसी, ठीक है। Which of the following is likely to be the most significant threat created by the offer of tickets to the World Cup? सिंपल है, तो फटाफट बताओ। आपको इतना महंगा सेल्फ गिफ्ट दिया उसने वर्ल्ड कप फाइनल में होकर, क्या हो? डी सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। What is the restriction, if any, on the level of fee income that can be received from recurring work from broom company before a situation of dependency is presumed to be exist? ठीक है ना, वैसे तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इन्होंने आप पूछा है कि भाई रेस्ट्रिक्शन क्या है फी लेवल की इनकम पे, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है, ये देखना पड़ेगा, ऊपर अपने को केस पढ़ना पड़ेगा, लिस्टेड है नॉन लिस्टेड कंपनी है? लिस्टेड। तो बस, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बना रखा है उन्होंने, कितने परसेंट है? 50। 15% का रूल है ना।
सी इज द करेक्ट आंसर। Yes. लास्ट क्वेश्चन इसका। For clients where the level of fees must be monitored, what safeguard can the firm apply to reduce the threat to an acceptable level? अब safeguard क्या होंगे? क्या हमें ऑडिट टीम मेंबर्स एनुअल बेसिस पे रोटेट करने चाहिए? ठीक है ना, जहां पे फीस लेवल को मॉनिटर किया जाना है। क्या हमें ये ऑडिट कमिटी के साथ मैटर डिस्कस करना चाहिए, और क्या हमें एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर असाइन करना चाहिए? क्या क्या करेंगे हम लोग? ऑडिट टीम मेंबर्स को रोटेट करने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होता सर। कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्या मैं ऑडिट कमिटी से मेंबर डिस्कस करना है? कर सकते सर इसमें। करना ही पड़ेगा। डिस्कस। और क्या यस। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर असाइन करना पड़ेगा? यस। अब यस। सेकंड और थर्ड ऑप्शन कौन सा वाला है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? यस सर। चैप्टर अपना ही कंप्लीट हो गया, कल आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है? Yeah. यस सर। चलो बाय। बाय।